सब जानते हैं कि ल्यूसेंट जीके सरकारी नौकरी की गीता है, लेकिन इसे रटना उफ, लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सीरीज आप देखने जा रहे हैं, इसे हमने ऑडियो विजुअल मेमोरी टेक्निक से तैयार किया है। इसका सबसे बेस्ट यूज कैसे करना है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, या सबसे जरूरी रात को सोने से ठीक पहले। बस हेडफोन लगाओ, आंखें बंद करो और सुन सुनकर सो जाओ। साइंस कहती है कि सोने से पहले सुनी गई बातें हमारा दिमाग सबकॉन्शियस मेमोरी में डाल देता है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस पूरी सीरीज को इस तरह सुन लिया तो एग्जाम हॉल में एक एक सवाल का जवाब आपके दिमाग में गूंजेगा। एक और बात, अगर आपको रिवीजन के लिए इस पूरी बुक के बेस्ट कलरफुल नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी कीमत बस आपके एक नाश्ते के बराबर है। तो अभी चेक करें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो चलिए अपने हेडफोन लगा लीजिए, इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं। ये सफर है हमारे संविधान की जड़ों तक पहुंचने का। बिल्कुल। मतलब ये समझने का कि जिस किताब से आज हमारा देश चलता है, आखिर उसकी नींव कैसी रखी गई। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारा संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक लंबा, एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर है। सही। भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो समय समय पर कई ऐसे एक्ट्स मतलब अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने धीरे धीरे भारत की जो आज की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसकी एक रूपरेखा तैयार की। अच्छा, तो आज की क्लास में हम उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों पर बात करेंगे जो आजादी से पहले लागू हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सीखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए एक मजबूत संविधान तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में पहला बड़ा मोड़ कहाँ आता है? पहला बड़ा मोड़ आता है 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, ये दो अलग अलग लोगों के नाम है ना? हाँ, उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो लंदन में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो भारत में वॉइसरॉय थे। ठीक है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे दूरगामी परिणाम वाली जो बात थी वो थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अलग प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव नहीं था, ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाना था। तो इसने एक तरह से देश को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारतीयों को अब भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती थी उनमें नियुक्त किया जाने लगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मतलब आज के हिसाब से कैबिनेट समझ सकते हैं इसे? हाँ, एक तरह से वाइसरॉय की सबसे ताकतवर टीम। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार भी बढ़ाया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ी। तो उन्हें कुछ अधिकार भी मिले होंगे? हाँ, अब परिषद के सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, जनहित के विषयों पर प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और वोट भी दे सकते थे। अच्छा, और वो पहले भारतीय कौन थे जो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए? ये नाम जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। समझ गया। तो इसके 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, और इसने व्यवस्था में कई और बड़े बदलाव किए। जैसे? सबसे पहला, केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की स्थापना हुई। अच्छा, मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं, वैसा कुछ। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप था। पहली थी राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें सदस्य कितने होते थे? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 चुने जाते थे और 26 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। और केंद्रीय विधानसभा में? उसमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल 3 साल का था। अधिकार दोनों के बराबर थे? लगभग बराबर थे, सिवाय एक मामले के। बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था वो सिर्फ विधानसभा के पास था। अच्छा, और इस अधिनियम का एक और बहुत बड़ा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, क्या था ये? द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके तहत प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से? हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ओके, तो आरक्षित विषयों में क्या क्या था? जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब आरक्षित थीं। इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालक परिषद की मदद से शासन करता था, जिसमें ज्यादातर अंग्रेज थे। और हस्तांतरित में?
हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि जैसे विषय थे। इन पर शासन तो गवर्नर ही करता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से, और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जिम्मेदारी दे दी, लेकिन पावर और पैसा अपने पास रख लिया। बिल्कुल। आपके पास स्कूल चलाने का विभाग तो है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सिस्टम फेल होने के लिए ही बनाया गया था। तो ये व्यवस्था बाद में खत्म कर दी गई होगी। हाँ, ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये आगे चलकर 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है, इस 1919 के एक्ट में और भी कुछ खास था। हाँ, दो चीजें और थीं। एक तो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया, और दूसरा, और इसी एक्ट में भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, तो यूपीएससी की नींव एक तरह से यहीं रखी गई। एक तरह से, हाँ। चलिए, अब हम आते हैं उस अधिनियम पर जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान पर उसका सबसे गहरा असर पड़ा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। गहरा असर कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 451? हाँ। हमारे मूल संविधान से भी ज्यादा। हाँ, इसकी कुछ मुख्य बातें समझते हैं। पहली, एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था। इसमें कौन कौन शामिल होता? इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और वो देशी रियासतें शामिल होनी थी जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें। अच्छा, तो रियासतों के लिए ये ऑप्शनल था? हाँ, प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, पर रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था, और क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई तो ये संघ कभी बन ही नहीं पाया। एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल। प्रांतीय सरकारों को अब अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिल गए और इसके बजाय केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अच्छा, तो प्रांतों से हटा के केंद्र में लगा दिया। और क्या था इसमें? इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह था एक तरह से, पर इससे जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला लेने की शक्ति लंदन की प्रिवी काउंसिल के पास ही थी। और क्या इस अधिनियम में हम भारतीय कोई बदलाव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। भारत की कोई भी विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। और वो जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू हुई थी, उसका क्या हुआ? उसका और विस्तार किया गया। मतलब? अब इसमें दलित जातियों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। बांटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया था। बिल्कुल। एक और खास बात, इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रियम्बल नहीं था, और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, तो बर्मा इसी एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे आखिर में, उस अधिनियम पर जिसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त किया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई, सिर्फ 14 दिन के अंदर। सिर्फ 14 दिन में? मतलब अंग्रेज जाने की बहुत जल्दी में थे। बिल्कुल। इसके मुख्य प्रावधान बहुत सीधे और स्पष्ट थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। ठीक है। दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक देश कैसे चलता? तब तक दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थीं वही विधानमंडल के तौर पर काम करेंगी और शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। उसमें कुछ बदलाव करने की छूट थी? हाँ, दोनों देश अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते थे। और उन सैकड़ों देसी रियासतों का क्या हुआ? यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ दी गई। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। हाँ, और इसी ने आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे 1909 से लेकर 1947 तक के इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत में एक ऐसी प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था को जन्म दिया जो हमारे संविधान की नींव बनी। बिल्कुल। इन अधिनियमों के जो प्रावधान थे, चाहे वो सफल रहे हों या असफल, उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं को एक ढांचा और एक बहुत जरूरी अनुभव प्रदान किया। सही कहा। इन सभी अधिनियमों के बाद जो अगला तार्किक कदम था वो था भारत के अपने संविधान का निर्माण, जो पूरी तरह से भारतीय लोगों द्वारा
भारतीय लोगों के लिए बनाया गया हो। तो अगली क्लास में हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। बिल्कुल। पर आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? वो ये कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन ब्रिटिश निर्मित कानूनों के कई हिस्सों को तो खारिज कर दिया, लेकिन उस औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे का कितना डीएनए आज भी हमारे सिस्टम की नसों में दौड़ रहा है, सोचने वाली बात है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे आजादी की सुबह बस होने ही वाली थी। बिल्कुल। लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दरवाजे पर खड़ी थी, एक बिल्कुल नए देश के लिए, एक नई रूल बुक, एक संविधान बनाने की। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इसकी नींव रखी गई थी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर, जो 1946 में भारत आया था। चलिए, तो अब इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये संविधान सभा बनी कैसे, इसमें कौन कौन लोग थे और किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। तो शुरुआत करते हैं सदस्यों की संख्या से। कैबिनेट मिशन ने जो योजना दी, उसके हिसाब से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389। हाँ, और इसका बंटवारा भी आप कह सकती हैं बहुत सोचा समझा था। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। बिल्कुल, और बाकी 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। अच्छा, और इन सदस्यों को चुनने के लिए फिर चुनाव भी हुए? हाँ, जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ये चुनाव उन 296 सीटों के लिए थे जो प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को दी गई थी। और इन चुनावों के नतीजों से उस वक्त की राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई होगी। पूरी तरह से। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली। तो चुनाव के बाद सभा की पहली बैठक, वो ऐतिहासिक दिन कब आया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस जगह पर जिसे आज हम संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। जी, उस समय उसे काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन कहते थे। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं, एक बहुत ही अच्छी परंपरा का पालन किया गया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पहली बैठक में सब कुछ ठीक नहीं रहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अच्छा। जी, मुस्लिम लीग ने न सिर्फ इस बैठक का बहिष्कार किया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग पर भी जोर दिया। मतलब शुरुआत से एक बड़ी चुनौती सामने थी। और देशी रियासतों का क्या रुख था? क्या वो सब शामिल हुई? ज्यादातर रियासतों ने धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन एक बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। मतलब किस प्रांत से कितने लोग आएंगे, ये कैसे तय हुआ? इसका आधार मुख्य रूप से जनसंख्या थी। एक मोटा मोटा नियम बनाया गया कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाएगी। अच्छा। और इतना ही नहीं, प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा भी गया था। मुस्लिम, सिख और साधारण, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी। तो फिर जब देश का बंटवारा हुआ, उसका असर सदस्यों की संख्या और संरचना पर भी पड़ा होगा? जाहिर है, असर पड़ना ही था। विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 प्रतिनिधि थे, उनका भी सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया। अब भारतीय संविधान सभा में 213 सामान्य सदस्य रह गए, 79 मुसलमान और 4 सिख सदस्य। और समाज के दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसा था? क्या इसमें विविधता थी? प्रतिनिधित्व काफी व्यापक था, जो कि बहुत जरूरी था। सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में 12 महिला सदस्य भी थीं। 12 महिला सदस्य, ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो अब अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभा की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ी? काम शुरू कैसे हुआ? कार्यवाही की असल शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव? जी, इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान की पूरी विचारधारा और दर्शन की नींव रखी। एक तरह से ये हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। और इस प्रस्ताव को सभा ने कब स्वीकार किया? इस पे बहुत गहरी बहस हुई, विचार विमर्श हुआ और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद काम को आसान बनाने के लिए समितियां बनाई गई होंगी? बिल्कुल, संविधान निर्माण के जटिल काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई गई।
इनमें मुख्य थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और इन सब में शायद सबसे प्रसिद्ध प्रारूप समिति। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थोड़ी और बात करते हैं। इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान का एक शुरुआती मसौदा सर BN राव ने तैयार किया था, जो उस समय संवैधानिक सलाहकार थे। उसी मसौदे पर विचार विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान थे। इसमें भी बाद में कुछ बदलाव हुए थे, है ना? हाँ, हुए थे। N माधवराव को BL मित्र की जगह पर लाया गया था और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। अच्छा। एक और रोचक तथ्य ये है कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो फिर उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दोबारा चुनकर लाया गया। अब वापस एक बार विभाजन के प्रभाव पर लौटते हैं। 3 जून 1947 को जब विभाजन की योजना को अंतिम रूप दिया गया तो सभा की सदस्य संख्या पर क्या असर पड़ा? उस योजना के बाद भारतीय संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या 324 तय की गई। इसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए रखे गए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। और इस पुनर्गठित सभा की स्थिति क्या थी? मतलब अंतिम रूप से कितने सदस्य बचे? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 तक इसकी सदस्य संख्या 299 रह गई थी। 299? जी, इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 थी। तो अब प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा करके रिपोर्ट कब सौंपी? समिति ने प्रारूप पर महीनों विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश कर दी। इसके बाद इस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा हुई होगी। इस प्रक्रिया को वाचन या रीडिंग कहते हैं, सही कहा ना मैंने? एकदम सही। संविधान के प्रारूप पर सभा में 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। और दूसरा? वो शायद सबसे लंबा था। हाँ, दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण था। वो 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसी में एक क्लॉज पर बहस हुई लगभग 1 साल तक। और फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे? उस ऐतिहासिक दिन पर सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे और उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। एक बार फिर से उन प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम दोहरा लेते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अवश्य। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास थी। जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता भी पंडित नेहरू ही कर रहे थे। आप कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। उस समय इस पूरे काम में खर्च कितना आया? उस समय कुल खर्च 63,96,729 रुपए का हुआ था। और जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तब उसका अंतिम स्वरूप क्या था? उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में भाग और अनुच्छेदों की संख्या वही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। तो ये थी संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान के पारित होने तक की एक विस्तृत यात्रा। बिल्कुल, ये एक असाधारण प्रक्रिया थी जिसमें विभाजन की चुनौतियों और विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस से गुजरते हुए दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान ने आकार लिया। अगली कक्षा में हम संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि इसकी प्रस्तावना और विदेशी स्रोतों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब हम भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना पर आते हैं। नेहरू जी ने जो उद्देश्य संकल्प पेश किया था उसके जो महान आदर्श थे वही हमारे संविधान की प्रस्तावना की आत्मा बने। और ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये पूरे संविधान का दर्शन है, उसका सार है। ये वो नजर है जिससे हमें पूरा संविधान देखना और समझना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बार इसे पढ़ते हैं
क्योंकि इसका हर शब्द अपने आप में मतलब एक कहानी कहता है। 1976 में 42वें संशोधन के बाद जो प्रस्तावना हमारे सामने है वो कुछ इस तरह है। हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें जो आखिरी 3 शब्द है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, ये बहुत भारी शब्द लगते हैं। इनका मतलब है हम इसे अपनाते हैं, हम इसे कानून बनाते हैं और हम इसे खुद को ही सौंपते हैं। ये बाहरी सत्ता से आजादी का सबसे बड़ा ऐलान है। अच्छा, कि ये संविधान हमें किसी ने दिया नहीं, हमने इसे खुद बनाया और खुद को ही समर्पित किया है। यहाँ से हमारा पहला और सबसे दिलचस्प बिंदु निकल कर आता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत मुहावरा है? नहीं, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप कोई बहुत जटिल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका कोई पुर्जा समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं? उसका यूजर मैनुअल देखते हैं। बिल्कुल, प्रस्तावना संविधान का वही फिलोसॉफिकल यूजर मैनुअल है। जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज संविधान के किसी अनुच्छेद के मतलब को लेकर उलझन में होता है, जब उसकी भाषा अस्पष्ट लगती है, तो वो इस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो प्रस्तावना को देखते हैं ताकि संविधान बनाने वालों की मूल सोच और इरादे को समझ सकें। अच्छा, तो ये एक तरह से संविधान का दिशा सूचक यंत्र है और इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक क्रांति है। हाँ, ये कहते हैं कि इस देश में असली मालिक, असली शक्ति का स्रोत कोई राजा या कोई बाहरी सरकार नहीं, बल्कि भारत के लोग हैं। बिल्कुल, ये संविधान की सबसे बुनियादी और मजबूत नींव है। इसका मतलब है कि सरकार को अपनी सारी शक्ति भारत की जनता से मिलती है। जनता ही सर्वोच्च है। सही। और इसी से जुड़ा है संप्रभुता का विचार, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। उस पर किसी और देश का कोई दबाव नहीं चल सकता, और ये आजादी भी उसे भारत के लोगों से ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंच है जो अक्सर लोगों को उलझा देता है। प्रस्तावना में इतने बड़े बड़े वादे हैं, सामाजिक न्याय, अवसर की समता, पर अगर किसी को लगता है कि उसे ये नहीं मिल रहा, तो क्या वो प्रस्तावना का हवाला देकर अदालत जा सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं। 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में कहें तो ये कानूनी तौर पर लागू करने लायक नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ नैतिक सलाह है जिसकी कोई कानूनी मायने नहीं? अगर आप इसे लागू ही नहीं करवा सकते तो इसकी ताकत क्या है? देखिए, एक बहुत गहरा सवाल है। ये सीधे तौर पर लागू करने लायक अधिकार नहीं देता। उसके लिए हमारे पास मौलिक अधिकार और दूसरे कानून हैं। लेकिन प्रस्तावना शक्तिहीन नहीं है। ये वो कसौटी है जिस पर संसद द्वारा बनाए गए हर कानून को परखा जाता है। ये जजों के लिए वो रोशनी है जिसमें वो संविधान की व्याख्या करते हैं। तो ये सीधे अधिकार नहीं देती, पर अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सही मायने देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसी बात ने अदालतों में एक बड़ी बहस को जन्म दिया। एक सवाल कि आखिर प्रस्तावना का संविधान में स्टेटस क्या है? क्या ये संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? हाँ, और यहीं से शुरू होती हमारी कहानी 2 ऐतिहासिक अदालती मामलों की। हाँ, ये कहानी एक तरह की कानूनी जासूसी कहानी जैसी है। पहला बड़ा मोड़ आया 1960 में बेरूबाड़ी यूनियन मामले में। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना एक कुंजी की तरह मदद करती है। लेकिन फिर कोर्ट ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद इसमें कभी कोई बदलाव कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल, कोर्ट ने इसे ऐसा बना दिया जैसे ये किताब का एक बहुत खूबसूरत कवर पेज तो है, लेकिन किताब का कोई चैप्टर नहीं है। तो 13 सालों तक, 1960 से 1973 तक प्रस्तावना एक तरह के कानूनी लिम्बो में फंसी रही। महत्वपूर्ण, लेकिन संविधान के शरीर का हिस्सा नहीं। और फिर आया 1973 का वो साल जिसने भारतीय संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। हाँ, इसे भारतीय न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। ये एक भूचाल की तरह था। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी
और उन्होंने बेरूबाड़ी मामले में दिए अपने ही 13 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हाँ, कोर्ट ने कहा हमसे गलती हुई थी। प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, और जैसे ही ये कहा, इसका सीधा मतलब निकला कि हाँ, संसद अनुच्छेद 668 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। तो संसद को शक्ति मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक और ट्विस्ट डाल दिया। उन्होंने संसद को असीमित शक्ति नहीं दी। यहीं पर मूल ढांचे का सिद्धांत सामने आया, जिसे थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोर्ट ने कहा ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी कर सकती है, लेकिन संविधान की कुछ बुनियादी चीजें हैं, उसकी नींव के पत्थर हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, आप इन्हें किसी भी संशोधन से हटा या कमजोर नहीं कर सकते। क्या कमाल की बात है। तो आप घर को रंग सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, एक आध दीवार भी हटा सकते हैं। हाँ। लेकिन आप घर की नींव की दीवारों को नहीं छू सकते। हाँ। वरना पूरा घर ही ढह जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ऐसे संशोधन कर सकते हैं जो इस मूल ढांचे को और मजबूत करें। अच्छा। आप इसे और बड़ा और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसे छोटा या कमजोर नहीं कर सकते। और इसी नई शक्ति और इस मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। जी, कोर्ट का मानना था कि ये शब्द पहले से ही संविधान की भावना में मौजूद थे, इस संशोधन ने तो बस उन्हें साफ साफ लिख दिया। तो ये थी प्रस्तावना की कहानी, कैसे वो सिर्फ एक परिचय से बढ़कर संविधान की आत्मा और मूल ढांचे का हिस्सा बनी। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा ही अपने आप में फैसिनेटिंग है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो इतने बेहतरीन विचार हमारे संविधान में हैं, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, ये सब आए कहां से? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने शून्य से सब कुछ बनाया, या उन्होंने दुनिया भर से सबसे अच्छे विचारों को चुना? उन्होंने दुनिया भर में बेस्ट आइडियाज की शॉपिंग की। हमारे संविधान निर्माता बहुत ही विद्वान और व्यावहारिक लोग थे। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 संविधानों को खंगाला और जो भी विचार उन्हें भारत की मिट्टी और मिजाज के लिए सही लगा, उसे उठाया और भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। ये नकल नहीं थी, ये एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया थी। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां से हमने क्या कह लिया? अमेरिका से हमने कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार लिए। एक तो प्रस्तावना का विचार ही वहीं से प्रेरित है, लेकिन सबसे बड़ी चीजें थी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हाँ। और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन वो शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संसदीय कानून को रद्द करने का अधिकार देती है अगर वो कानून संविधान के खिलाफ हो। अच्छा। इसके अलावा न्यायपालिका की आजादी और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी वहीं से ली गई। अच्छा, तो हमने सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली ली, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए ब्रेक्स अमेरिका से उधार लिए हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प संतुलन है। ब्रिटेन से और क्या आया? ब्रिटेन से हमने सरकार का पूरा ढांचा ही ले लिया, जिसे हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। क्योंकि हम इस प्रणाली के आदी थे, तो इसे अपनाना स्वाभाविक था। साथ ही एकल नागरिकता का विचार भी वहीं से आया, यानी हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। ये देश को जोड़ने वाला एक मजबूत धागा है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। वहां के संविधान से हमें क्या प्रेरणा मिली? आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक तरह की नैतिक टू डू लिस्ट है कि देश के लिए नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना है। तो ये बाध्यकारी नहीं है? नहीं, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन देश चलाने के लिए इन्हें मूलभूत माना गया है। और ऑस्ट्रेलिया, वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आई, खासकर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया। ये वो लिस्ट है जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा। ये सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण है। प्रस्तावना की जो भाषा है, उसका प्रवाह भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये एक बहुत ही विवादास्पद प्रावधान है। ये विचार कहां से आया? ये विचार जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संकट के समय देश की एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत थी। इस संघात्मक ढांचे की प्रेरणा कहां से मिली? इसके लिए हमने कनाडा की तरफ देखा। वहां एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, मतलब जो विषय किसी लिस्ट में नहीं है। हाँ, जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। ये विचार वहीं से आया है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है,
इसे समय के साथ बदलना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखी, और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए वो तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रेरित थे। और जापान? और अंत में जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकारी कार्यवाही मनमानी न हो बल्कि कानून के अनुसार हो। तो ये तो दुनिया भर के विचारों का एक गुलदस्ता बन गया, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार है जिसका जिक्र अक्सर कम होता है। बिल्कुल, और वो किरदार है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अच्छा। सारी दुनिया से प्रेरणा लेने के बाद भी हमारे संविधान का जो ढांचा है, जो उसकी हड्डियां और मांस है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी कानून से आया है जिसे बनाया अंग्रेजों ने था। ये तो एक विडंबना है कि हमारी आजादी के दस्तावेज की नींव एक औपनिवेशिक कानून पर रखी है। हाँ, लेकिन ये हमारी व्यावहारिकता को भी दिखाता है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद या तो सीधे सीधे 1935 के एक्ट से ले लिए गए। 250 अनुच्छेद? हाँ, ये थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपनाए गए। पूरा प्रशासनिक ढांचा, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का स्ट्रक्चर, ये सब वहीं से आया। तो एक तरह से हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रशासनिक कंकाल को लिया और उसमें हम भारत के लोक की आत्मा फूंक दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने संविधान के मूल ढांचे और उसकी विशेषताओं को समझा था, लेकिन संविधान सिर्फ एक दार्शनिक दस्तावेज नहीं है, वो देश चलाने की एक प्रैक्टिकल गाइड बुक भी है। और इस गाइड बुक के आखिर में कुछ बेहद जरूरी परिशिष्ट मतलब एनेक्शर्स जुड़े हैं, जिन्हें हम अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं। चलिए आज इन्हीं पर गहराई से बात करते हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहली से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे बुनियादी है। बिल्कुल, पहली अनुसूची एक तरह से भारत का आधिकारिक नक्शा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज की तारीख में इसमें 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र मिलता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि दिल्ली को जो हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर कहते हैं, वो दर्जा उसे 69 में संविधान संशोधन के जरिए मिला था, और इसका जिक्र भी इसी अनुसूची से जुड़ा है। दिलचस्प। तो पहली अनुसूची भारत की जमीन मतलब टेरिटरी तय करती है। अब इस जमीन पर जो सरकार चलेगी, उसमें जो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर लोग बैठेंगे, उनके वेतन और सुविधाओं के बारे में भी तो संविधान को कुछ कहना होगा, ताकि कोई अपनी मनमर्जी न चला सके। बिल्कुल सही पॉइंट है, और यही काम दूसरी अनुसूची करती है। इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर उसका सार ये है कि देश के सभी शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएगी, स्पीकर, इन सब की सैलरी, भत्ते और पेंशन कानून द्वारा तय होंगे। मतलब ये एक तरह की आर्थिक सुरक्षा और स्वायत्तता की गारंटी है। जी, ताकि वे बिना किसी दबाव के काम कर सकें। और जाहिर है, जहां वेतन और भत्ते की बात होगी, वहां जिम्मेदारियों की भी बात होगी। पद ग्रहण करने से पहले कोई शपथ या प्रतिज्ञा भी तो होती होगी। जी हाँ, और वो हमें सीधे तीसरी अनुसूची पर ले आती है। इसमें इन्हीं सब पदाधिकारियों, मंत्रियों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ का पूरा प्रारूप मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग दी गई है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ, ये सब इसी में बताया गया है। ठीक है, तो नक्शा हो गया, उस पर काम करने वालों की सैलरी हो गई और उनकी शपथ भी हो गई। अब आते हैं लोकतंत्र के एक और अहम पहलू पर, राज्यों का प्रतिनिधित्व, खासकर राज्यसभा में, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। किस राज्य से कितने लोग आएंगे, ये कौन तय करता है? ये सवाल हमें सीधे चौथी अनुसूची पर ले आता है। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों की संख्या आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से ज्यादा सीटें हैं, तो गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से कम। ये आबादी के अनुपात में होता है। अगली 2 अनुसूचियां, 5वीं और 6ठी, अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं। दोनों ही आदिवासी यानी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। तो इनमें फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी आम है। देखिए, 5वीं अनुसूची एक सामान्य छाते की तरह है। ये देश के ज्यादातर राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क देती है। और 6ठी अनुसूची? लेकिन 6ठी अनुसूची एक स्पेशल प्रोविजन है, जो सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सिर्फ ये 4 राज्य ही क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि इन राज्यों की जनजातीय आबादी और उनकी संस्कृति बहुत ही विशिष्ट है। संविधान निर्माताओं को लगा कि इनकी स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए 6ठी अनुसूची के तहत वहां स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया, जिन्हें अपने मामलों में कानून बनाने तक के अधिकार हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा फर्क है
5वीं अनुसूची संरक्षण देती है और 6ठी अनुसूची स्वायत्तता देती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम अंतर है। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, करेंसी जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का। शुरुआत में इसमें 97 विषय थे, अब लगभग 98 हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरी लिस्ट? दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य जैसे विषय हैं, जिन पर सामान्य तौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। वो क्या? अगर राष्ट्रीय हित का कोई मामला हो तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। समय के साथ इसके कुछ विषय हटाए गए हैं। पहले इसमें 66 थे, अब करीब 62 हैं। यहीं पर तो असली टकराव की गुंजाइश बनती होगी। और तीसरी लिस्ट, वो इस टकराव को और बढ़ाती है या सुलझाती है? तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ जैसे विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए है। लेकिन अगर दोनों के बनाए कानूनों में कोई टकराव हो तब? तो हमेशा केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ये भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक झुकाव को दिखाता है। इसमें पहले 47 विषय थे, जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं। मतलब शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन पलड़ा हमेशा केंद्र की तरफ थोड़ा भारी रहता है। चलिए अब भाषाओं पर आते हैं। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, तो संविधान ने भाषाओं को कैसे जगह दी? इसके लिए 8वीं अनुसूची है। इसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? जी, लेकिन समय के साथ और भी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। जैसे 1967 में सिंधी को, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। आज इसमें 22 भाषाएं हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने सुना है कि ये बड़ी विवादास्पद रही है और इसे संविधान लागू होने के बाद पहले ही संशोधन में जोड़ दिया गया था। ऐसा क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, आजादी के ठीक बाद सरकार जमींदारी खत्म करके भूमि सुधार कानून लाना चाहती थी, ताकि जमीन को गरीबों में बांटा जा सके। लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी? बड़े बड़े जमींदार अपने मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर कोर्ट पहुंच गए और इन कानूनों पर रोक लगवा दी। ओहो, तो सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो जो सुधार करना चाहती थी, न्यायपालिका उसे रोक रही थी। बिल्कुल, इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार 1951 में पहला संविधान संशोधन लाई और 9वीं अनुसूची जोड़ दी। ये एक तरह की कानूनी ढाल या सेफ बॉक्स था। सरकार ने भूमि सुधार से जुड़े सभी कानूनों को इस बॉक्स में डाल दिया और कह दिया कि इस अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मतलब एक तरह से न्यायिक समीक्षा से ही छूट दे दी गई। क्या ये आज भी वैसा ही है? पहले ऐसा भी माना जाता था, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 11 जनवरी 2007 को कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो अब वो सेफ बॉक्स पूरी तरह से बंद नहीं है। चलिए, ये तो हुई न्यायपालिका और सरकार के बीच की खींचतान। अब राजनीति की एक और समस्या पर आते हैं, दल बदल। आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए भी तो संविधान में कुछ किया गया होगा। हाँ, 1980 के दशक में ये एक बड़ी समस्या बन गई थी। इसी को रोकने के लिए 1985 में 52वें संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल को रोकने के लिए कड़े प्रावधान है कि किन परिस्थितियों में किसी विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। और अब आखिरी 2 अनुसूचियों पर आते हैं, 11वीं और 12वीं। इन्हें भी बाद में जोड़ा गया और ये सत्ता को जमीनी स्तर पर पहुंचाने से जुड़ी हैं, है ना? जी, 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए, जैसे सड़क, पानी, स्थानीय स्कूल वगैरह। और 12वीं अनुसूची? ठीक इसी तरह 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन से जोड़ा गया और इसने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं को काम करने के लिए 18 विषय दिए। ये दोनों अनुसूचियां लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करती हैं। तो ये अनुसूचियां एक तरह से देश को चलाने की पूरी ऑपरेटिंग मैन्युअल है। लेकिन जिस देश को चलाने के ये नियम हैं, उसका नक्शा खुद आजादी के वक्त एक बहुत बड़ा सवाल था। रियासतों का विलय, राज्यों का बनना, ये सब कैसे हुआ? ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही ड्रामेटिक अध्याय है। आजादी के समय 550 से ज्यादा देशी रियासतें थीं, जिन्हें आजाद छोड़ दिया गया था कि वो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या आजाद रहें।
इन्हें एक करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बने रियासती मंत्रालय ने उठाया। ज्यादातर तो मान गई, लेकिन कुछ ने मुश्किल खड़ी की थी। हाँ, 3 रियासतों ने, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इनका विलय कैसे हुआ? जूनागढ़ में जनमत संग्रह मतलब लोगों से वोटिंग कराकर उसे भारत में मिलाया गया। हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे तो वहां पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया था। तो एक बार जब भारत का एक नक्शा बन गया, तो क्या संविधान संसद को इस नक्शे को बदलने, नए राज्य बनाने या उनकी सीमाओं में फेरबदल करने की ताकत देता है? हाँ, और ये ताकत बहुत मजबूत है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। फिर अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी मौजूदा राज्य का क्षेत्र घटाने, बढ़ाने, उसकी सीमा बदलने या यहाँ तक कि उसका नाम बदलने की भी पूरी शक्ति देता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसकी सबसे बड़ी मांग भाषा के आधार पर थी। लेकिन सरकार तो शुरुआत में इसके सख्त खिलाफ थी। उन्हें डर किस बात का था? उन्हें डर था कि अगर भाषा के आधार पर देश को बांटा गया तो देश की एकता को खतरा हो सकता है और नई नई मिली आजादी के लिए ठीक नहीं होगा। इसी की जांच के लिए पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसने भाषाई आधार को खारिज कर दिया और प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने को कहा। नहीं, फिर कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की जेवीपी समिति। जी, जिसे जेवीपी समिति कहते हैं। इस हाई प्रोफाइल समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। लगा कि अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। फिर इन रिपोर्टों के बावजूद भाषा के आधार पर पहला राज्य बना कैसे? कोई तो चिंगारी लगी होगी जिसने आग लगा दी। वो चिंगारी एक व्यक्ति का बलिदान थी। जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों ने पुट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन तेज कर दिया। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिन का आमरण अनशन, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रधानमंत्री नेहरू को मजबूरन तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी। तो मतलब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। जी, उस समय इसकी राजधानी कुरनूल थी। मतलब एक व्यक्ति के बलिदान ने सरकार को अपनी पूरी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया और देश का नक्शा बदलना शुरू हो गया। जी, ये तो लोकतंत्र में जनता की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसके बाद सरकार समझ गई कि इस मुद्दे को अब टाला नहीं जा सकता। जी, तब फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। जी, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसने भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जी। इसने मोटे तौर पर भाषा को राज्यों के गठन का आधार मान लिया। उस समय भारत में कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां भी थीं। उनका विलय कैसे हुआ? 1954 में फ्रांस ने अपनी बस्तियां पौंडीचेरी, येनाम, चंद्रनगर, करिकाल शांति से भारत को सौंप दी, जिन्हें मिलाकर पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। जी, लेकिन पुर्तगाल गोवा, दमन और दीव को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो वहां क्या हुआ? आखिरकार दिसंबर 1961 में सैन्य कार्यवाही करके इन इलाकों को आजाद कराया गया और संविधान में संशोधन करके भारत का अंग बना लिया गया। और राज्यों के बनने का ये सिलसिला 1956 के बाद भी जारी रहा। जैसे बम्बई राज्य का विभाजन हुआ। जी, 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। जी। फिर 1 दिसंबर 1963 को नागा आंदोलन के बाद नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। और पंजाब? 1 नवंबर 1966 को पंजाब का एक और बड़ा विभाजन हुआ। पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब और हिंदी भाषी इलाकों को हरियाणा नाम से नया राज्य बनाया गया। और 70 के दशक की शुरुआत में उत्तर पूर्व में कई बड़े बदलाव हुए। हाँ, पहले तो उत्तर भारत में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसके ठीक 1 साल बाद 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्व का नक्शा बदला, जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों को एक साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आज हमने 1972 तक भारत के राजनीतिक नक्शे के बनने और बदलने की इस पूरी प्रक्रिया को काफी विस्तार से देखा। ये सिर्फ लकीरें खींचना नहीं था, बल्कि इसके पीछे लोगों की आकांक्षाएं, आंदोलन और बलिदान की कहानियां थीं। बिल्कुल, हमने समझा कि कैसे भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर भारत का नक्शा लगातार विकसित होता रहा और संविधान ने इसके लिए जरूरी ढांचा और लचीलापन दोनों मुहैया कराए।
तो 1972 तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद भी सिक्किम का विलय हुआ, मिजोरम और गोवा जैसे राज्य बने। अगली बार हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भारत का मौजूदा नक्शा अपनी अंतिम शक्ल में कैसे आया। साथ ही हम क्षेत्रीय परिषदों की संरचना और उनके कार्यों पर भी नजर डालेंगे। तो इस तरह 12वें संविधान संशोधन 1962 के जरिए गोवा, दमन और दीव को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। जी, पहले एक संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर। हाँ, अब अगर हम 1960 के बाद बने दूसरे नए राज्यों की बात करें तो सबसे पहले शायद बंबई का जिक्र आता है। बिल्कुल, 1 मई 1960 को मतलब एक बहुत बड़ा पुनर्गठन हुआ। उस समय जो बॉम्बे राज्य था, वहां मराठी और गुजराती भाषियों के बीच काफी कह सकते हैं कि तनाव था। हाँ, अपनी अपनी भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर, है ना? जी, और इसी संघर्ष के कारण बॉम्बे राज्य को बांटा गया और उससे बने 2 नए राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, और गोवा की बात पर वापस आएं तो भारत सरकार ने उस पर अधिकार कैसे किया? मतलब वो तो पुर्तगालियों के अधीन था। हाँ, तो हुआ ये कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। अच्छा, मतलब मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। जी, और उसके बाद उन पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया गया। और इसी दौर में पूर्वोत्तर में भी काफी कुछ चल रहा था। नागालैंड की बात करते हैं। हाँ, नागा आंदोलन एक बहुत पुराना और मजबूत आंदोलन था। वो अपनों अलग पहचान चाहते थे, तो इसी के चलते असम को विभाजित करना पड़ा। और नागालैंड एक अलग राज्य बना। जी, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। फिर अगर उत्तर भारत की तरफ देखें तो पंजाब में भी एक बड़ा भाषाई आंदोलन चल रहा था। बिल्कुल, पंजाबी सूबा आंदोलन, और उसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1966 को पंजाब का फिर से विभाजन हुआ। तो इसमें से कौन कौन से राज्य बने? एक तो पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बना, और जो हिंदी भाषी इलाके थी उनसे हरियाणा बना दिया गया। एकदम सही। तो इस तरह 2 राज्य बना दिए गए। ये तो 60 के दशक की बात हो गई। 70 के दशक में भी ये प्रक्रिया जारी रही। हाँ बिल्कुल, 21 जनवरी 1972 को एक साथ 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 3 राज्य कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अच्छा, ये तीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? मणिपुर और त्रिपुरा थे, और मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। और सिक्किम का भारत में विलय भी तो इसी दशक में हुआ था। वो कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जी, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। वो एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक विलय था। ठीक है, फिर 80 के दशक में भी कुछ नए राज्य बने। हाँ, 80 के दशक के आखिर में 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं। जी, और इसके ठीक बाद 30 मई 1987 को गोवा को भी आखिरकार राज्य का दर्जा मिल ही गया। अच्छा, तो गोवा 25वां राज्य बना, मतलब आजादी के इतने साल बाद। हाँ, उसे राज्य बनने में काफी समय लगा। और फिर आया साल 2000, जब एक साथ 3 बड़े राज्य बने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा साल था राज्यों के पुनर्गठन के लिहाज से। 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़, भारत का 26वां राज्य। जी। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, जो 27वां राज्य था, और उसके कुछ ही दिन बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना। तो इस तरह आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल, और ये सभी संविधान की पहली अनुसूची में शामिल हैं। बिल्कुल। अब इतने सारे राज्य बन गए तो इनके बीच एक और महत्वपूर्ण विषय जुड़ता है, वो है क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। हाँ, ये बहुत ही जरूरी विषय है। देखिए, जब इतने राज्य होंगे तो उनके बीच आपसी सहयोग और समन्वय के लिए कोई मंच तो चाहिए। बिल्कुल। इसी सोच के साथ भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, और इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? देश के केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति किसी और केंद्रीय मंत्री को मनोनीत कर सकते हैं। वो इन परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष? जो सदस्य राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री, वो बारी बारी से, मतलब हर साल बदलते रहते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये परिषदें संवैधानिक निकाय हैं? मतलब क्या इनका जिक्र संविधान में है? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज। अच्छा, मतलब इन्हें संसद ने एक कानून बनाकर बनाया है। बिल्कुल सही। इनका गठन संसद के एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। तो चलिए अब इन 5 परिषदों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जी, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भी है इसमें? हाँ, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये दोनों संघ राज्य क्षेत्र भी इसी में शामिल हैं। ठीक है, अब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें। मध्य क्षेत्रीय परिषद में
जैसा नाम से ही साफ है, मध्य भारत के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये दिलचस्प है कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जो कभी यूपी और एमपी का हिस्सा थे, जी अब उसी परिषद में अपने मूल राज्यों के साथ बैठते हैं। जी इससे बंटवारे से जुड़े कई पुराने मुद्दों को सुलझाने में भी मदद मिलती है। सही। अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। ये काफी बड़ी परिषद है। मतलब इसमें तो पूरा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत आ गया। हाँ, इसमें ये सभी राज्य शामिल हैं। ठीक है। चौथी है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। जी, इसके सदस्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य, और साथ में दमन दीव और दादर तथा नागर हवेली, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये तो भारत का एक तरह से इंडस्ट्रियल हब हो गया। बिल्कुल, ये भारत का आर्थिक पावर हाउस है। और आखिर में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। हाँ, इसमें दक्षिण के राज्य आते हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। तो ये थी भारत की 5 क्षेत्रीय परिषदें और उनका गठन। अगली कक्षा में फिर हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों पर चर्चा शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले इस पर विचार करना जरूरी है, इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आज के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में क्या ये परिषदें अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही हैं, या वे केवल सलाहकार बैठके बनकर रह गई हैं? इसके बारे में सोचिएगा। तो चलिए, आज हम संविधान के भाग 2 पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जो है नागरिकता। बिल्कुल, इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में मिलता है। और सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी एक राज्य के नहीं। जैसे अमेरिका में होता है कि आपके पास एक फेडरल और एक स्टेट दोनों नागरिकता होती है, वैसा यहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं, यहाँ आपकी पहचान सिर्फ भारतीय है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भारत की नागरिकता मिलती कैसे है? इसके लिए एक पूरा कानून है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अच्छा। और इस अधिनियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कुछ आधारों पर मिल सकती है। तो हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहला आधार क्या है? सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक है जन्म से नागरिकता। जन्म से मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ हो? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि हर वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, वो जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। पर इसमें एक अपवाद भी तो है ना? हाँ, एक छोटा सा अपवाद है। भारत में जन्मे विदेशी राजनयिकों, मतलब डिप्लोमैट्स के बच्चे, अच्छा, और शत्रुओं के बच्चे, वो इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो हुई उनकी बात जिनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उन लोगों का क्या जिनका जन्म भारत के बाहर किसी दूसरे देश में हुआ हो? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर नागरिकता का दूसरा आधार सामने आता है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा? हाँ, नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। पहले तो जहाँ तक मुझे याद है, नागरिकता का आधार सिर्फ पिता की नागरिकता होती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पहले यही नियम था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये प्रावधान बदला गया। अच्छा, तो 1992 में बदलाव आया? हाँ, और ये तय किया गया कि माता की नागरिकता के आधार पर भी विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। बिल्कुल। चलिए अब तीसरे आधार पर आते हैं, वो है देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण या नेचुरलाइजेशन? हाँ, ये एक और तरीका है। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो कुछ शर्तों को पूरा करता है, वो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। ठीक है, और चौथा तरीका? चौथा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी रजिस्ट्रेशन से। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें कुछ विशेष वर्ग हैं। जैसे पहला तो ये कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने की तारीख से कम 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों। सिर्फ 6 महीने? हाँ, उस समय यही था। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हों। तीसरा, वे स्त्रियां जिन्होंने किसी भारतीय से विवाह कर लिया है या भविष्य में विवाह करने वाली हैं। अच्छा। चौथा है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ठीक है। और पांचवा, राष्ट्रमंडलीय देशों के वे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। तो ये सभी लोग आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ। और अब आते हैं पांचवें और सबसे सीधे तरीके पर। वो कौन सा है? भूमि विस्तार द्वारा। हाँ, ये तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल। अगर भविष्य में किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को
मतलब अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तो ये थे 1955 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान, लेकिन इनमें बाद में कुछ बदलाव भी तो हुए, खासकर 1986 में। हाँ बिल्कुल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ने कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए। क्या थे वो मुख्य संशोधन? पहला संशोधन तो जन्म से नागरिकता वाले नियम में ही किया गया। अच्छा, उसमें क्या बदला? अब ये नियम बना दिया गया कि भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं था अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा बड़ा संशोधन था पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अब भारत में कम से कम 5 साल तक निवास करना अनिवार्य कर दिया गया। 5 साल? अरे वाह, पहले तो ये अवधि सिर्फ 6 महीने की थी। जी, तो ये एक बड़ा बदलाव था, और ये अधिनियम जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। ठीक है, तो हमने नागरिकता पाने के तरीके समझ लिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। हाँ, जिस तरह नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इसका अंत भी हो सकता है, और इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला है नागरिकता का परित्याग करने से, मतलब कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से। और दूसरा? दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। अच्छा, तो अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ है। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। सरकार नागरिकता छीन भी सकती है? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीकों से नागरिकता प्राप्त करता है, मतलब धोखाधड़ी से? बिल्कुल, या फिर संविधान का अनादर करता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, अब यहाँ एक और विशेष बात पर ध्यान देना जरूरी है, जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थी। हाँ, हालांकि अब स्थिति बदल गई है, पर यह समझना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति दी गई थी। और ये शक्ति किन विषयों के संबंध में थी? इसमें मुख्य रूप से 4 बातें थी। पहला, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, यानी सरकारी नौकरियां। हाँ। दूसरा, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, मतलब जमीन जायदाद खरीदना। ठीक है। तीसरा, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। और चौथा, छात्रवृत्तियां या इसी प्रकार की दूसरी सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करती है। तो ये सारे अधिकार सिर्फ वहाँ के स्थायी निवासियों के लिए ही थे? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमने नागरिकता से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझ लिया है। हाँ, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खत्म हो सकती है, और उसमें समय के साथ क्या बदलाव आए हैं, ये सब हमने कवर किया। बहुत बढ़िया। तो हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात शुरू करेंगे। कौन सा विषय? मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। वाह, ये तो संविधान की आत्मा है। इस पर चर्चा में मजा आएगा। तो इस तरह हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या हैं, इन्हें कहां से लिया गया है और इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। हमने ये भी समझा कि मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिए जाने के बाद अब 6 अधिकार बचे हैं। जी। आज हम इन 6 अधिकारों में से पहले अधिकार से अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जो है समता या समानता का अधिकार। बिल्कुल, राइट टू इक्वालिटी। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। चलिए तो फिर सीधे अनुच्छेद 14 को देखते हैं। हाँ। ये कहता है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब तो सीधा सा यही हुआ कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। हाँ, मोटे तौर पर तो यही मतलब है, पर ये एक लाइन अपने आप में 2 बहुत जरूरी सिद्धांत रखती है। अच्छा। पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये एक ब्रिटिश विचार है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक है। ठीक है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये अमेरिका से लिया गया है। ये एक सकारात्मक विचार है। सकारात्मक कैसे? इसका मतलब है कि जो लोग एक जैसी परिस्थितियों में हैं, उन पर एक जैसा कानून लागू होगा। राज्य किसी के साथ मनमाने ढंग से भेदभाव नहीं कर सकता। समझ गया। तो एक तरफ कोई कानून से ऊपर नहीं है जी, और दूसरी तरफ कानून सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। बिल्कुल। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15। ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जी, राज्य इनमें से किसी भी आधार पर अपने किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। ये लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता की बात करता है। हाँ, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है ना? जी बिल्कुल है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। छुआछूत को खत्म करने के लिए इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और समता के अधिकार के तहत जो आखिरी अनुच्छेद है वो है 18 उपाधियों का अंत। हाँ, इसके अनुसार राज्य, सेना या विद्या मतलब एजुकेशन से जुड़े सम्मान के अलावा और कोई उपाधि नहीं दे सकता। और कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की आज्ञा जरूरी है, बिना उनकी आज्ञा के नहीं। तो ये था समता का अधिकार। अब हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल, राइट टू फ्रीडम। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 19 को समझते हैं। इसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हाँ, मूल संविधान में 7 थी, लेकिन अब सिर्फ 6 है। सबसे पहली अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद में आता है, अलग से नहीं है। अच्छा, फिर 19B के तहत हम शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। जी, और 19C हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने की। अनुच्छेद 19D के अनुसार हम देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, आवागमन की पूरी स्वतंत्रता। और 19E के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में बसने और रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, हाँ, है ना? हाँ, पहले था, अब वो स्थिति बदल गई है। और जो 7वां अधिकार था 19F, हाँ, वो संपत्ति का अधिकार था। जी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। और आखिर में 19G हमें कोई भी व्यापार या अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर। हम्म, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके तहत किसी भी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को 3 तरह का प्रोटेक्शन मिलता तो है। पहला क्या है? पहला ये कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, जिसे डबल जेपीडी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध करते समय लागू था, किसी पहले या बाद में बने कानून के तहत नहीं। अच्छा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। और तीसरा ये कि किसी भी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी, अगला है अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। ये तो बहुत व्यापक लगता है। ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 का। हाँ, ये बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये क्या कहता है? इसके अनुसार राज्य 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। शिक्षा का अधिकार। जी, शिक्षा का मौलिक अधिकार। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के आखिरी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 22 को देखते हैं। हाँ, ये गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला, उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आने जाने के समय को छोड़कर, है ना? हाँ, उस समय को छोड़कर। और तीसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। लेकिन इसमें एक पेच है, ये संरक्षण निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही सिर्फ अपराध करने की आशंका पर हिरासत में लिया जा सकता है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। हाँ, इसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। तो इस कानून के तहत सरकार किसी को कितने समय तक जेल में रख सकती है? सामान्य तौर पर सिर्फ 3 महीने तक। अगर उसे 3 महीने से ज्यादा समय के लिए हिरासत में रखना है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट लेनी पड़ती है। और इस निवारक निरोध के संबंध में अब तक कई कानून बनाए गए हैं। जी, कई बनाए गए हैं। पहला था निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये 31 दिसंबर 1969 को खत्म हो गया। फिर आया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 जिसे मीसा भी कहते थे। हाँ, मीसा। इसे 44वीं संविधान संशोधन 1979 के द्वारा खत्म कर दिया गया। अधिनियम 1974। जी, ये अभी भी लागू है। इसके तहत तस्करों पर कार्रवाई की जाती है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 यानी रासुका बाय NSA। हाँ, जो जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी सभी राज्यों में लागू किया गया। और एक जिसका नाम बहुत सुना गया, टाडा।
बिल्कुल। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, ये आतंकवादी के खिलाफ एक बहुत ही प्रभावी कानून माना जाता था। पर ये अब खत्म हो गया है। हाँ, 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो आज हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पर विस्तार से चर्चा की। जी, ये दोनों अधिकार एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। अगली कक्षा में हम बाकी के अधिकारों को समझेंगे, जिसकी शुरुआत हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से करेंगे। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों पर बात की थी। जी। अब आते हैं तीसरे मौलिक अधिकार पर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जिक्र अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो शुरुआत अनुच्छेद 23 से ही करते हैं। ये किस बारे में? देखिए, अनुच्छेद 23 जो है वो सीधे सीधे मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है। दुर्व्यापार और बलात् श्रम, इन शब्दों का मतलब थोड़ा और समझाइए। हाँ, दुर्व्यापार का मतलब है इंसानों की खरीद बिक्री, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा। और इसमें बेगारी और इसी तरह का जबरदस्ती लिया गया कोई भी काम, ये सब पूरी तरह से निषिद्ध है, मतलब मना है। और अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानून के हिसाब से एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है ना? क्या राज्य किसी भी तरह की सेवा लागू नहीं कर सकता? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। इसमें एक अपवाद है। क्या? कि जरूरत पड़ने पर राज्य किसी से भी राष्ट्रीय सेवा करने के लिए कह सकता है, जैसे कि सेना में भर्ती या कोई और काम। बिल्कुल। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो हुआ अनुच्छेद 23। अब अनुच्छेद 24। ये तो खास तौर पर बच्चों से जुड़ा है, सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, हाँ, किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या फिर किसी और जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये तो बाल श्रम पर एक सीधी रोक है। एकदम सीधी रोक। ठीक है, तो ये तो हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथे मौलिक अधिकार पर आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। हाँ, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है। हाँ, अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। और ये जो धार्मिक कार्य होते हैं, उनके प्रबंधन के बारे में क्या प्रावधान है? उसके लिए अनुच्छेद 26 है। यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अच्छा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है। और संपत्ति के बारे में? हाँ, वो विधि सम्मत यानी कानून के दायरे में रह के संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य किसी खास धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। सही। यही बात अनुच्छेद 27 में साफ साफ कही गई है। क्या कहा गया है? इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसकी आय किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करने के लिए तय की गई हो। और शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या नियम है? वो अनुच्छेद 28 में होगा। जी। अनुच्छेद 28 के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्था जो पूरी तरह से राज्य के पैसे से चल रही हो, मतलब सरकारी स्कूल या कॉलेज? हाँ बिल्कुल, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई छात्र वहां पढ़ता है तो ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक सब स्पष्ट है। अब हम शायद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर आते हैं, छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, ये अनुच्छेद 32 में है। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा? जी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। तो इसके अंतर्गत न्यायालय क्या कदम उठा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई तरह के समादेश जारी कर सकता है। समादेश? जी, जिन्हें हम रिट कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। चलिए इन पांचों रिट को एक एक करके समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस? हाँ, ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो कोर्ट क्या करता है? इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित जगह और समय पर कोर्ट के सामने पेश करे, ताकि कोर्ट मामले को देख सके। बिल्कुल, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अच्छा, और दूसरा रिट कौन सा है? दूसरा है परमादेश, मैंडेमिस। परमादेश? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो।
तो इस रिट के जरिए इस आज्ञा पत्र के आधार पर उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। और तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मतलब रोकना। हाँ, ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने से निचली अदालतों को जारी किया जाता है। और इसमें क्या आदेश होता है? इसमें आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वे अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है। और चौथा रिट उत्प्रेषण। हाँ, चौथा है उत्प्रेषण, सर्ट्योरारी। ये क्या करता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। तो ये प्रतिषेध से अलग कैसे है? देखिए, प्रतिषेध कार्यवाही को बीच में ही रोकता है, जबकि उत्प्रेषण में मामला वरिष्ठ न्यायालय अपने पास मंगवा लेता है। समझ गया। और अंतिम पांचवा रिट। पांचवा और अंतिम रिट है अधिकार पृच्छा लेख, क्वो वारंटो। अधिकार पृच्छा। जी, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है जिसके रूप में काम करने का उसे कानूनी अधिकार नहीं है। मतलब कोई गलत तरीके से किसी पद पर बैठ गया हो। बिल्कुल। तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश से उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से ये काम कर रहा है, और जब तक वो इसका संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वो उस पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो ये वो 5 शक्तिशाली उपकरण हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। जी, ये सचमुच संविधान का हृदय और आत्मा है। बिल्कुल। इन उपचारों के बिना मौलिक अधिकार तो बस कागज पर लिखी बातें बनकर रह जाते। सही बात है। अब जब हमने अधिकारों और उनके उपचारों को समझ लिया है, तो अगली कक्षा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। एक बहुत जरूरी सवाल है ये। जी, और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो चलिए अब हम संविधान के भाग 4 पर आते हैं। जी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में किया गया है। और ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जी, ये वाद योग्य नहीं है। तो फिर इनका उद्देश्य क्या है? मूल रूप से इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक वेलफेयर स्टेट। हाँ, जहाँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके। ठीक है, तो एक एक करके कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? अनुच्छेद 38 से करते हैं। इसमें राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। किस तरह की सामाजिक व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। मतलब ये सीधे सीधे हमारी प्रस्तावना के आदर्शों को लागू करने की बात करता है। बिल्कुल। और फिर आता है अनुच्छेद 39, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तो कई हिस्से हैं। 39 क की बात करें तो अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ताकि सभी के लिए समान अवसर पर न्याय उपलब्ध हो सके, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। जी। और फिर 39 ख है। इसमें सार्वजनिक धन की बात है ना? हाँ, इसमें सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करने की बात है कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। और 39 ग भी इसी से जुड़ा है। जी, ये धन के समान वितरण पर जोर देता है, मतलब पैसा कुछ ही हाथों में इकट्ठा ना हो। ठीक है, अब एक बहुत ही चर्चित अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये तो गांधी जी का सपना था। बिल्कुल। और फिर अनुच्छेद 41, जो कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है, जैसे कि बुढ़ापे में या बेरोजगारी में। जी। और अनुच्छेद 42, ये काम करने की जगहों से जुड़ा है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात करता है। और इसी में प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी बेनिफिट का भी उपबंध है। अच्छा, और मजदूरी के बारे में? वो अनुच्छेद 43 में है। श्रमकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और साथ ही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इसके बाद आता है शायद सबसे विवादास्पद अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। जी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46, ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। एक तरह से सकारात्मक कार्रवाई का आधार कह सकते हैं। फिर अनुच्छेद 47 है, जो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात करता है। और लोक स्वास्थ्य का सुधार, मतलब शराबबंदी जैसे कानून इसी से प्रेरणा लेते हैं। हाँ, इसी से। फिर अनुच्छेद 48 है, कृषि और पशुपालन का संगठन। और 48 का बाद में जोड़ा गया था, है ना? जी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए उसके लिए है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। और लोकतंत्र के लिए एक बहुत जरूरी सिद्धांत भी है। आप अनुच्छेद 50 की बात कर रही हैं। जी,
कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जी। ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और आखिरी में अनुच्छेद 51। ये हमारी विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये तो मुख्य निर्देशक सिद्धांत हो गए। हाँ, इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का, जो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और 351 वो हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात करता है। ठीक है, तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच आखिर अंतर क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा अंतर तो स्रोत का है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरा अंतर संविधान के भाग का है। जी, निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में। और तीसरा, जो सबसे मुख्य है, इन्हें लागू कराने से जुड़ा है। बिल्कुल, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, जबकि मौलिक अधिकार के हनन पर हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। सही। चौथा अंतर इनकी प्रकृति का है। वो कैसे? ये सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। हाँ। पांचवा अंतर है मान्यता का। मतलब? इनके पीछे, मतलब निर्देशक सिद्धांतों के पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। जी। छठा अंतर सरकार के अधिकारों से संबंधित है। ये सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाते हैं ताकि वो समाज के लिए काम कर सके, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को, या कहें कि उसकी शक्तियों को सीमित करते हैं। और सातवां, ये राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं, जबकि अधिकार नागरिकों को संविधान से स्वतः ही मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और संविधान के एक और महत्वपूर्ण हिस्से मूल कर्तव्य पर चर्चा करते हैं। जी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। नहीं, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया था। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसे रूस, मतलब तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और इन्हें संविधान में कहाँ रखा गया है? इन्हें संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। तो कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? अभी 11 हैं। जब जोड़े गए थे तब 10 थे। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कर्तव्य क्या है? पहला है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जी। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। मतलब जिन सिद्धांतों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उन्हें याद रखें। बिल्कुल। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा करे। मतलब जब भी देश को जरूरत हो। हाँ। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। भाईचारे की भावना। जी। और छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी मिलीजुली संस्कृति को बचाए रखना। सही। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। ये तो निर्देशक सिद्धांतों में भी था। हाँ, ये राज्य और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी है। आठवां कर्तव्य बहुत दिलचस्प है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। अंधविश्वास से दूर होकर तर्कपूर्ण सोच को अपनाना। जी। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हाँ। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब खुद को और देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। और 11वां कर्तव्य, जो बाद में जोड़ा गया, ये शिक्षा से संबंधित है ना? हाँ। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया? यह कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य। जी। तो इसके साथ ही संविधान का यह महत्वपूर्ण भाग यहाँ समाप्त होता है। हाँ, अगली कक्षा में हम संघीय कार्यपालिका के विषय पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम संघीय कार्यपालिका के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के विषय में विस्तार से जानेंगे। जी, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। मतलब असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। बिल्कुल। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान हैं। उन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी को राष्ट्रपति बनना हो तो उसके लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 में इसकी 4 मुख्य शर्तें दी गई हैं। पहली, कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ये तो जाहिर सी बात है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। दूसरी, कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 साल। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। अच्छा, यहाँ एक बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लोकसभा का सदस्य होना ही चाहिए, बस योग्य होना चाहिए। सही है? एकदम सही, बस योग्यता होनी चाहिए।
और चौथी शर्त है कि वो चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद, ये थोड़ा समझाएंगे? मतलब वो किसी ऐसी सरकारी नौकरी में ना हो जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। वो क्या? अगर कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या फिर केंद्र या राज्य में मंत्री है तो उस पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ओह अच्छा, तभी मंत्री या राज्यपाल भी चुनाव लड़ पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हो गई योग्यता की बात। अब आते हैं निर्वाचन पर। ये तो हम जानते हैं कि आम जनता सीधे वोट नहीं डालती, तो फिर राष्ट्रपति को चुनता कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है? इसमें राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य? मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य, वो वोट नहीं करते? नहीं, वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते। और अब तो एक नई व्यवस्था के तहत पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और अगर किसी को चुनाव लड़ना हो तो क्या कोई भी जाकर नामांकन भर सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के ही 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक। यानी कुल 100 सांसदों या विधायकों का समर्थन चाहिए सिर्फ नामांकन के लिए? हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में उतरे। और क्या कोई एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, इस पर कोई सीमा नहीं है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो ये तो हुई चुनाव की प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो, तो क्या इसका भी कोई प्रावधान है? जी है, और ये प्रक्रिया बहुत बहुत कठिन बनाई गई है। इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग। और ये किस आधार पर लाया जा सकता है? इसका सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान का उल्लंघन करने पर। लेकिन संविधान का अतिक्रमण तो बहुत स्पष्ट नहीं है। इसे कौन तय करेगा? सही सवाल है। इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है। ये तय करने का अधिकार संसद को ही दिया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। और इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी एक शर्त है, जिस भी सदन में प्रस्ताव लाना है उन्हें कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी पड़ती है। एक नोटिस? हाँ, एक नोटिस। और उस नोटिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। और नोटिस के बाद जब प्रस्ताव सदन में आता है तो उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। कुल सदस्य संख्या का 2/3? ये तो बहुत बड़ा बहुमत है। जी। और एक सदन से पास होने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति का क्या? जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। वो खुद उपस्थित हो सकते हैं या अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं। और अगर दूसरा सदन भी आरोपों को सही मान ले? अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उसी तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। समझ गया। अच्छा, अगर राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या त्यागपत्र से खाली हो जाए तब क्या होता है? ऐसी किसी भी स्थिति में पद को 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। शुरुआत नियुक्ति संबंधी शक्तियों से करते हैं। बिल्कुल, ये उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और बाकी मंत्रियों की? बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और सरकार के बाहर? सरकार के बाहर भी लगभग सभी बड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, जजों की नियुक्ति भी? हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी, बहुत लंबी है। वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूत, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। मतलब देश के पूरे प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे की चाबी एक तरह से उनके हाथ में है। आप ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी विधायी शक्तियों की। हाँ, कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो कोई भी विधेयक, कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं? बिल्कुल, उनके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक, कानून नहीं बन सकता। और क्या अधिकार है उनके पास इस क्षेत्र में? उन्हें संसद के सत्र को बुलाने, सत्र खत्म करने और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है।
हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होती है। मैंने ये भी सुना है कि वो कुछ सदस्यों को सीधे मनोनीत भी कर सकते हैं। जी, वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। और लोकसभा में? लोकसभा में वे आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते थे अगर उन्हें लगे कि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत ही खास शक्ति पर आते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये क्या है? ये अनुच्छेद 123 के तहत मिलती है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की तत्काल जरूरत है। हाँ, कोई आपात स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और इस अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसा ही होता है। तो ये तो एक तरह से राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति दे देता है। पर यह अस्थायी है। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद से स्वीकृत करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। समझ गया। अब उनकी सैनिक शक्तियों की बात करते हैं। उन्हें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। हाँ, वे जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, लेकिन वो इस शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा यानी सरकार की सलाह पर ही करते हैं। और राजनयिक शक्तियां, जैसे दूसरे देशों से संधि वगैरह? दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। वही दूसरे देशों में भारत के राजदूत नियुक्त करते हैं और भारत में विदेशी राजदूतों का स्वागत करते हैं। अब एक और बड़ी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। क्या राष्ट्रपति किसी की भी सजा माफ कर सकते हैं? जी, उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कुछ समय के लिए टालने, सजा की प्रकृति बदलने या सजा की अवधि को कम करने की शक्ति है। मतलब फांसी की सजा को भी? हाँ, फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल सकते हैं या पूरी तरह माफ भी कर सकते हैं। और आखिर में आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी। संविधान में राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। पहली है अनुच्छेद 352, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। दूसरी है अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और तीसरी है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, जो देश में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जा सकता है। सौभाग्य से भारत में इसकी जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। शक्तियों की ये लिस्ट तो सच में बहुत प्रभावशाली है, पर जब कोई बिल पास होकर उनके पास जाता है तो क्या उनके पास सिर्फ हाँ या ना कहने का विकल्प होता है? मेरा मतलब वीटो शक्तियों से। उनके पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। पहला है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसमें वो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे वो बिल खत्म हो जाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसके तहत वो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद उसे फिर से पास करके भेज दे तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। और तीसरा सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। ये क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देते हैं, ना उसे अस्वीकृत करते हैं और ना ही वापस भेजते हैं। वो बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख सकते हैं। मतलब अपनी जेब में रख लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं है कि उन्हें कितने दिन में फैसला लेना है। वाह, चलिए आखिर में इस पद से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी देख लेते हैं। जरूर। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार चुने गए। हाँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे और केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। और नीलम संजीव रेड्डी का किस्सा भी बड़ा अनोखा है। हाँ, वे एक बार चुनाव हार गए थे और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और एक दुखद तथ्य ये भी है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है। भले ही वो अपनी ज्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, लेकिन संविधान के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका बहुत अहम है। बिल्कुल, वे उस धुरी की तरह हैं जिसके चारों ओर देश का शासन तंत्र घूमता है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम संघीय कार्यपालिका के दूसरे महत्वपूर्ण